डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इतिहास के क्लास 12 के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे बड़े से छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें अखंड से स्टार्ट हुआ है जिसमें एमसीक्यूज हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता होगा कि ये किस राज्य में स्थित है। ये गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ जिले में है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कई बार। तो कनिंघम जो थे वो स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरिसेन निम्न में से किसके राज कवि थे। तो वो समुद्रगुप्त के थे। स ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हर्षचरित के लेखक कौन हैं। तो हर्षचरित के लेखक जो है बाण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन में। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार निम्न में से किसने करवाया था। तो रुद्रदामन ने करवाया था, रुद्रदमन ने। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री ज्यो वेज बैप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ का निवासी था। तो बैप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ का निवासी था। तो ये फ्रांस का निवासी था। थोड़ा सा नाम अटपटा है, आप इसको याद भी नहीं कर पाओगे जल्दी से लेकिन फिर भी दो चार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है शेख फरीदुद्दीन जंग ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है। तो अजोधन में है। ठीक है, द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1336 में की गई थी। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो ये रैयत शब्द जो है ये किसान वर्ग के लिए किया गया था। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी या आरंभ की थी। तो वेले जली ने ये प्रारंभ किया था, लॉर्ड वेले जली ने। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है। तो रेलवे की शुरुआत की गई थी, इसलिए इस वर्ष को यादगार माना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी को किसने एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने इसकी सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो कि खालिस्तान नदी के पास था। तो रावी नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में खालिस्तान बंदोबस्त लागू किया। तो इस्तम रारी बंदोबस्त लागू किया था। इसके बाद नेक्स्ट है 10 मई 1857 को दोपहर बाद खालिस्तान छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो मेरठ छावनी में विद्रोह किया था और सबसे पहले यहीं से आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 9 गॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण खालिस्तान टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेन पिनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था, वो है विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन खालिस्तान शहर में किया। तो कहाँ किया था, लाहौर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत में मुंबई खालिस्तान टापुओं का इलाका था। तो 7 टापुओं का इलाका था, जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे में जोड़ दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके जो हैं यहाँ पर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद में हमारे छोटे क्वेश्चन एक पंक्ति में या एक शब्द में उत्तर देने उसकी बात आ गई है। तो यहाँ पे अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा। तो पाणिनि ने लिखा था, इसका उत्तर है पाणिनि। उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकनी किस वंश से संबंधित थे। तो सातवाहन वंश से संबंधित थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इब्न इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था दिल्ली का। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा। तो बर्नियर ने कहा था। किस ग्रंथ को तमिल में वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है नलियारा द्रव्य प्रबंधम को। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जोतदार किन्हें कहा जाता था। तो उत्तरी बंगाल के प्रभावशाली किसान तथा मुखिया जोतदार कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई थी। तो 1813 ईस्वी में पेश की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं।
तो एक रखते हैं वो आख्यान में और दूसरा रखते हैं ये उपदेशात्मक में। तो यहाँ पर ये जो आपके दो ऑप्शन ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दो शीर्षक जो पूछे जाए कभी महाभारत ग्रंथ के इतिहासकारों के अनुसार, तो ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो अरबी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? तो लॉर्ड वेलेजली का वो शल्य चिकित्सक भी रहा था। उसके बाद में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया? तो सन 1872 में किया गया था। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, सेनेटोरियम से क्या आपका भी अभिप्राय है या समझते हैं? तो लंबी बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार और स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल जैसा स्थान सैनिटोरियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खंड बी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको बहुत ही सावधानी से याद करना है। सिंधु सभ्यता में विलासिता की कई वस्तुएं प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों ने उन वस्तुओं को विलासिता की वस्तुएं माना है जो दुर्लभ और महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार सिंधु सभ्यता से प्राप्त फ्यान्स यानी कि घिसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाया गया पदार्थ से बने छोटे पात्र और तकलियाँ और स्वर्ण भूषण आदि विलासिता की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो हमने नाम भी बता दिए साथ में। इसके बाद में देवनप्रिय व प्रियदर्शी का अर्थ आपको बताना है। तो देवनप्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर या मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, मतलब सुंदर मुख जिसकी हो, मतलब अच्छा दिखने में, सीधी सी बात है, सुंदर दिखने में, अच्छा दिखने में, दिखने वाला राजा। और यहाँ पर जो है, सम्राट अशोक ने धर्म के माध्यम से समाज की भलाई के फलस्वरूप उसे उनकी प्रजा द्वारा देवना प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल पूछे कि कौन है, तो आप एग्जाम्पल में सम्राट अशोक को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहाँ पे पूछा गया मातृवंशिकता से क्या तात्पर्य है? ये भी कुछ हट के क्वेश्चन है। तो मातृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो माँ से जुड़ी हुई होती है। इस व्यवस्था में स्त्रियों मूलतः माताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। आमतौर से इस व्यवस्था में कुल पुत्रियों के द्वारा जो है चलता है, और परिवार का नेतृत्व उस परिवार में हुई सबसे अधिक उम्र की महिला करती है। मातृवंशिकता में संपत्ति और उपाधियां भी बेटियों को ही मिला करती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अरबी यात्री इब्न तूता ने नारियल के वृक्ष को प्रकृति का एक अनोखा और विस्मयकारी वृक्ष माना है। उन्होंने अपने वर्णन में लिखा कि नारियल का पेड़ तो खजूर के जैसा ही होता है, परंतु उसमें जो फल लगते हैं उनकी आकृति मानव के सिर के समान होती है। नारियल के रेशों से रस्सी निर्मित की जाती है, जिससे विविध प्रयोग होते हैं, या विविध प्रयोग होते हैं। नारियल गिरी का प्रयोग खाने में होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपना वर्णन, जो शॉर्ट में हम बताएंगे क्योंकि जिस हिसाब से 2 नंबर का पूछा जाएगा उसी हिसाब से बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम आपको बताने हैं। तो कोई भी दो बता सकते हो आप। इसमें जो है आपका एक हो जाएगा चिश्ती और एक हो जाएगा दूसरा कादरी। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया अमर नायक के कोई दो अधिकार आपको बताने हैं। तो अमर नायक विजय साम्राज्य से संबंधित थे। इनके प्रमुख दो अधिकार निम्न हैं, अपने अपने क्षेत्रों में किसान, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह कर राजकोष में जमा करना, और राज्य की सैनिक सहायता करना। 10वां क्वेश्चन है, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य में गोपुरम एक प्रकार से राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। गोपुरम के अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे देवस्थलों को चारों ओर से घेरे हुए होते थे। गोपुरम की मीनारों की विशालता देखने ही बनती थी। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, तालुकदार
का शाब्दिक अर्थ क्या है? ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक अर्थात संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह ही मुंह में आकर गिरेगा। ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा था। उपरोक्त कथन किसने और किस रियासत के बारे में कहा? ये एमसीक्यू भी बनता है, ध्यान रखना है। तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध सियासत रियासत के बारे में ये कथन कहा था कि ये गिलास फल एक दिन जो है हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। 1856 ईस्वी में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए? ये थोड़ा सा जब क्वेश्चन आपके अनुसार आए ना, तो इन क्वेश्चनों को बहुत तरीके से पढ़ा करो। ठीक है। यहाँ पे महात्मा गांधी मानवता और मानवीय श्रम के प्रबल समर्थक थे। इसके विपरीत उनके समय में मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रमिकों के हाथ से रोजगार जो छीन लिया था। गांधी जी ने चरखे को मानव समाज और राष्ट्र के प्रतीक के रूप में देखा, जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को अधिक महिमा मंडित नहीं किया गया। अधिक चरखा कातना निर्धनों को पूरक आय भी प्रदान करता था। ये जो अधिक चरखा जो है, इस चरखे से जो कताई होती है, जो बनते थे, वस्त्र बनाते थे या जो धागे बनाते थे, उससे निर्धनों को पूरक आय भी प्रदान करता था, जिससे वह स्वावलंबी बनने में सहायता प्रदान होती थी। गांधी जी मानते थे कि मशीनों से श्रम बचाकर व्यक्तियों को मौत के मुंह में धकेलना और उन्हें बेरोजगार बनाकर सड़क पर फेंकने के समान है। इन सब विचारों के कारण चरखे के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए थे। तो ये आपको बताना है कि ये पहचान जो है राष्ट्रवाद की कैसे पहचान बनी थी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे, ये आपको बताना है। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कई कानून पारित किए। उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसके तहत सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त आम जनता को भी विद्रोहियों पर मुकदमे चलाने व सजा देने का अधिकार दे दिया गया। कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया बंद कर दी गई तथा विद्रोह की एक नई सजाए मौत निर्धारित की गई। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की विशेषताएं आपको बतानी है। तो यह पुस्तक अरबी भाषा में 11वीं शताब्दी के पूर्व लिखी गई थी। ये हो गया। इस पुस्तक में बिरूनी ने भारत के धर्म दर्शन, विभिन्न त्योहारों, खगोल विज्ञान और विभिन्न रीति रिवाज एवं प्रथाएं, भारतीय सामाजिक जीवन और भार तोल मापन की विधियों का वर्णन किया। यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है, यानी कि चैप्टर्स इसमें हैं इतने। और इस ग्रंथ में विशिष्ट रचना कौशल देखने को मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं आप बता सकते हैं किताबुल हिंद की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद में लॉटरी कमेटी पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो कलकत्ता में लॉटरी कमेटी जो है बनाई गई थी, बेच करके नगर नियोजन के लिए धन को इकट्ठा करती थी। इस कमेटी ने कलकत्ता शहर के लिए नियोजन के लिए शहर का एक मानचित्र बनाया, ताकि कलकत्ता शहर की पूरी तस्वीर सामने आ सके। इस कमेटी ने सड़कें बनवाई और नदी के किनारे से अवैध कब्जे हटवाए तथा शहर को साफ सुथरा करने के लिए गरीबों की झोपड़ियों को शहर से हटा करके कलकत्ता के बाहरी किनारों पर बसा दिया। और आज भी लॉटरी सिस्टम वहाँ पे चलता है। कलकत्ता अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप जा करके ज़रूर देखें। हंडसा में आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन करना है जो आज भी प्रासंगिक है। तो इसमें आपका व्यवस्थित सड़कें तथा गलियां थी, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें 2-3 लाइनें लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में आ जाएगा, सड़कों के मोड़ पर दीवारों में गोलाई होती। ठीक है, उसके बाद में नियोजित जल निस्तारण व्यवस्था थी। इसमें भी आप पॉइंट्स अपने समझाएंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। व्यवस्थित आवासीय भवन जो है वो भी इसकी एक व्यवस्था थी, विशेषता थी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ क्योंकि भवनें जो हैं ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया था। अथवा पार्ट में है, इससे पूछा गया सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया हैं। तो सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो इसमें हो सकता है आवासीय भवन मुख्य रूप से एक आंगन पर केंद्रित होते थे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे, यानी बीच में आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे होते थे।
आज भी ये गाँव में मिल जाएँगे आपको। आंगन संभवतः खाना पकाने और कतई करने, विशेषकर गर्म व शुष्क मौसम में जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आंगन में सभी लोग बैठ कर के धूप सेकते थे और खाना-वाना बनाते हैं। और आवास के प्रमुख द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता था। ठीक है ना? आंगन में पहुँचने के लिए आपको डायरेक्ट नहीं देख मतलब पहुँच सकते थे। और प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के ज़रिए सड़क की नालियों से जुड़ी गई हुई थीं। ठीक है? ये इसकी विशेषताएँ हो गई। मगध की सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण आपको बताना है, तो सभी को पता है मगध जो है ये चारों तरफ से सुरक्षित था। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, गंगा नदी से घिरा हुआ था, तो इसीलिए उपजाऊ क्षेत्र था, इसीलिए इसकी विशेषता इसकी मतलब एक अपने आप में एक विशेष था ये। उसके अलावा मगध जो है शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजाओं का एक प्रतीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो राजा हुए वो मगध के बहुत अच्छे-अच्छे हुए। इस तरह से आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखे गए हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अथवा में, तो अभिलेखों से कौन-कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अभिलेखों से जो-जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीज़ें अभिलेखों से जो है मिलती हैं, जिसमें आप अशोक के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलती हैं। उसके बाद देवनाप्रिय जो, क्योंकि अशोक को ही कहा गया था और प्रियदसी जो है उनको ही कहा गया था, तो ये अभिलेखों से ही मिला था हमें, ठीक है? और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको आराम से एक बार पढ़ लेना, आपको पूरा क्वेश्चन 19वाँ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया महानवमी डिब्बा की विशेषताएँ आपको बतानी है। तो महानवमी की जो विशेषताएँ थी, वो क्या थीं, ये आपको बतानी है। ठीक है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा-सा ये है प्रश्न, और उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है? इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अथवा पार्ट है। इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता बताएं। तो ये भी काफ़ी सुंदर कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके मंदिरों की विशेषताएं जो पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है एग्जामिनर समझ पाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो है काफ़ी तत्वों का समावेश किया गया था। विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएँ शामिल है विजयनगर के मंदिरों में। हाँ, ठीक है। ये आपको इसका उदाहरण देना चाहें, तो गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार जो थे, वो उनको बोलते थे हम गोपुरम, जो राजकीय प्रवेश द्वार थे, तो इनका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है? उसके बाद में गोपुरम लंबी दूरी से मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये खासियत थी गोपुरम की। कभी-कभी ये भी पूछता है गोपुरम के क्या खासियत थी? ये चीज़ें आपको बतानी होगी। इसके ये बाकी बचे हुए पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे आराम से। इसके आगे की बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? हिल स्टेशन की मतलब आपको बतानी है कि क्यों महत्व, ये आपको बताना है। तो छावनी की तरह पर्वतीय सैरगाह यानी कि हिल स्टेशन भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक विशेष पहलू था। हिल स्टेशनों की स्थापना एवं विकास का संबंध सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं से ही था। ठीक है? इसके बाद में ये हिल स्टेशन सैनिकों को ठहरने, सीमा की निगरानी रखने एवं शत्रु के विरुद्ध हमला बोलने के लिए जो है महत्व स्थान थे। ठीक है ना? इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, ये आंसर। इसके अथवा पार्ट में जो है, आपके विचार से औपनिवेशिक शहरों के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव दिखाई दिए, ये आपको बताने हैं। तो आपको ये बदलाव जो है, इसमें यहाँ पर इन पॉइंट्स के हिसाब से आपको लिखना है, तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं जो हुई हैं, जो चीज़ें हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनको उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। उसमें कुछ वर्ड्स आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, लेकिन उन वर्ड्स से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री के जो चीज़ें होती हैं, जो हम जैसे औपनिवेशिक शहरों की महिलाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध थे, तो ये चीज़ हम अपने वर्ड में क्या लिखेंगे कि उस समय की महिलाओं के लिए नए नए अवसर उपलब्ध थे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। उसमें औपनिवेशिक हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से हमें आंसर उसको देने होते हैं। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं खंड द में। तो यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? ये आपके ऊपर है। यानी कि आप मैंने जब भी बोला है कि आपके से पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हैं, आपके हिसाब से क्या राय है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको ज़रूर आप याद करें। और भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन जो है,
इसका एक जन आंदोलन था, यही हमें साबित करना है। तो सबसे पहले तो हम बता देंगे कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से क्यों जाना गया और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ था, इसके कारण था पहला वाला अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा है क्रिप्स मिशन की असफलता, ये भी इसका एक कारण रहा। तो इन सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जब हुआ तो इसमें क्या-क्या हुआ, ये सारी घटनाएँ हम बताएँगे इसमें। आंदोलन का अंत कैसे किया गया, ये भी हम इसको बताएँगे और इस आंदोलन का वाक़ई में महत्व क्या था, वो हम ज़रूर बताएँगे। तो ये महत्व वाला तो आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है? ये कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? इसके बाद में अथवा पाठ की बात करें, आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्राप्त की? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपके विचार से फिर से पूछा गया है और नमक आंदोलन के बारे में पूछा गया है। नमक आंदोलन के बारे में अगर कैसा भी घुमा-फिरा के क्वेश्चन आए, तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन्स आएँ, तो आप अगर आपसे ये पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को समझाइए, तो आप ये पूरा का पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके विचार से लिखा हो, तभी ये क्वेश्चन में आप लिखो। क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका ये कथन जो है आपको बताना है कि आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, नई नवीन दिशा प्रदान की। ये पहले अंग्रेज़ों ने नमक जो कानून के अनुसार नमक के उत्पादन तथा विक्रय पर राज्य का एकाधिकार होता था, यानी कि उन्होंने रोक लगा दी थी। इसी चीज़ के लिए जो है महात्मा गांधी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, इसको हम ज़रूर बताएँगे इसमें। इसको बताने के बाद में जैसे ये पैराग्राफ है आपका यहाँ से सविनय यहाँ तक पहला पैराग्राफ है और इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ यहाँ से गांधी जी से लेके और यहाँ तक आपका बताना है। द्वितीय गोलमेज आंदोलन का पूर्ण प्रारंभ जो हुआ था असफलता एवं सविज्ञ आंदोलन का जो पूर्ण प्रारंभ हुआ था वो उसके बाद में अवज्ञा आंदोलन का जो अंत हुआ था उसके बारे में भी हम इसमें बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ामिनर हमको इस बड़े क्वेश्चन के मार्क्स अच्छी तरीके से नहीं देगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें इसमें नोट कर देनी है। ये थर्ड पॉइंट भी आप उसको इंक्लूड कर देंगे। जितना ज़्यादा याद करेंगे अगर आप कोई भी 1-2 पॉइंट भूल जाते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप कम याद करते हैं उसमें से भी कुछ भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, आंसर आपको क परफेक्ट नहीं मिल पाएगा और फिर आपका एग्ज़ामिनर जो है नंबर काट देगा। सूफ़ी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों एवं अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। तो सूफ़ी संतों का क्या था पहले उसके बारे में थोड़ा-सा समझाना चाहेंगे तो समझा देंगे 2-4 वर्ड्स में। उसके बाद में उनका जो है भारत में सूफ़ी मत का जो विकास किया था तो उनका जो मानना था एक्चुअली कि ये लोग जो है ना सूफ़ी संत लोग, ये ज़्यादातर अपने हर चीज़ों को मतलब इस तरह से बढ़ाते थे, किसी पर उसका असर जो है प्रभावी हो और किसी को बुरा भी ना लगे, ठीक है? तो इनका ये बहुत बड़ा एक वो था। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे और भारत में सूफ़ी मत या अदुब्बय या विकास बता देंगे। खानाखा कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, ये बता देंगे और सिलसिलों का गठन जो है वो किया गया था, उसको भी आप इसमें समझाएँगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका पार्ट अगर आप लिखेंगे तो इसको कंप्लीट पहले आप सिलसिलों का गठन जो है इसको कंप्लीट समझाएँगे। इसका जो है 2 पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ ये है, 1 पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होगा यहाँ से लेके 2 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट और तीसरा जो पैराग्राफ है यहाँ थोड़ा-सा आपको ये सारी चीज़ें याद करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट करवा सकते हैं। इसका अथवा पार्ट है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो ये भक्ति आंदोलन की बहुत ज़्यादा विशेषता ये थी कि इसमें जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, एकता में विश्वास रखते थे। ये आप भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा-सा पहले बताएँगे, फिर इसकी विशेषताओं को लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, एकता में विश्वास यानी बल रखते थे। हिंदू मुस्लिम में भक्ति आंदोलन ने नेता संन्यास उम, अ, मार्ग पर बल नहीं देते थे। ठीक है? जो भक्ति आंदोलन के नेता जो है संन्यास मार्ग पर बल नहीं देते थे कि ऐसा नहीं कि आप भक्ति करते-करते सन्यासी बन जाओ। ठीक है? इस तरह से आप ये पूरे के पूरे जो विशेषताएँ आपके सामने हैं, इन सभी विशेषताओं को लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 7 विशेषताएँ देख रहे हैं, आगे की विशेषताएँ मैं 8 के आगे दिखा देता हूँ। 8, 9, 10, 11, 12 विशेषताएँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारे विशेषताएँ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है? एक-एक क्वेश्चन मैंने आपको सही तरीके से दिखा दिया है। अब आता है आपका 23वां क्वेश्चन जिसमें आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को दिखाना है। काशी, राडीगढ़ी, दांडी और कलकत्ता। काशी तो आपको पता ही है कहाँ है, उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, दांडी आपका गुजरात में, कलकत्ता आपका वेस्ट बंगाल में। राखीगढ़ी इस जगह पे है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये हरियाणा है। यहाँ बीच से मैं इस जगह पे हरियाणा और दिल्ली एकदम चिपके हुए हैं। तो ये हरियाणा है जहाँ पे राखीगढ़ी दिखा दोगे, ये यूपी है जिसमें आप काशी दिखा दोगे। यहाँ पर ये वाला जो मानचित्र है, ये वाला वेस्ट बंगाल का सॉरी ये आपका जो नया हमने वो करा था बांग्लादेश,
ये बांग्लादेश का है, इसको नहीं लेना है आपको। इसके बांग्लादेश के बगल में ये जो जगह है, ये वाली कलकत्ता वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये गुजरात है जिसको आपको दिखाना था। तो 4 जगह हमें दिखानी थी इसमें, चारों चीज़ें हमने मेंशन कर रखी हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा ये वाली जगह, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है आपका, इस तरह से। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अथवा पार्ट में पूछा गया, इंद्रप्रस्थ दिखाना है, बनावली दिखाना है, साबरमती और मुंबई। इंद्रप्रस्थ फिर आपका दिल्ली में हो गया, बनावली फिर से हरियाणा में हो गया, साबरमती गुजरात में हो गया, मुंबई तो आपको अभी बताया मैंने। मुंबई आपका ये पूरा का पूरा मुंबई है, जिसको लिखा हुआ है ये दिखा रखा है मुंबई है। साबरमती गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, और हरियाणा के पास ही दिल्ली है, तो इसीलिए इंद्रप्रस्थ भी यहीं पर हम दिखा देंगे बिल्कुल बॉर्डर पे। ठीक है, तो इस तरह से चारों चीज़ें हमने इसमें मानचित्र में दिखा दिया है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक सिलसिला था जो मैंने आपको दिखाया। आप इसको देख करके मेरे हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स मैं शो कर रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे सोचते हैं कि पास कैसे होंगे, उनको पास होने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी इन इन क्वेश्चन्स को देख पाएँ। और आप लिंक जो है डायरेक्ट शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं उसके द्वारा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके लिए हमेशा हम हाजिर हैं। और इसका जो पीडीएफ है उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ का मैं पासवर्ड एक बता देता हूँ। उस पासवर्ड को आप डालोगे तो आपका ये पीडीएफ जो है आंसर के साथ में पूरा का पूरा कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ का पासवर्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 1939 डालना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ का पासवर्ड क्या होगा, 1939। बस इतना ही पासवर्ड आपको डालना है, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।